बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट अनामजद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तमाम परेशानियों से, मुसीबतों से, नागहानियों से और ये जो वबा है इससे महफूज रखे। आपका दिन अच्छा गुजरे और आपके दिन में बेहतरी लाने के लिए, आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ न कुछ मुख्तलिफ़ टॉपिक्स जो हैं वो हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज का जो प्रोग्राम है उसमें भी इंशाल्लाह कुछ बेहतर चीज़, कुछ बेहतर बात आपके लिए होगी। आपकी कॉल्स भी होंगी। आज का प्रोग्राम जो है वो 2 हिस्सों पर है। जो पहला हिस्सा है उसमें हमारे साथ आज डॉक्टर साहब मौजूद होंगे जिनसे हम बात करेंगे। ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम होता जा रहा है कि समाज का मसला, पहले हम सुनते थे कि एक सर्टन एज में जाकर जो है वो लोगों को शायद ऊंचा सुनाई देता था या कम सुनाई देने लग जाता था, इस तरह के मसाइल होते थे। लेकिन आजकल बाय बर्थ भी ये प्रॉब्लम बच्चों में मौजूद होता है। लेकिन मसला क्या है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये जो डायग्नोसिस का मसला है ना, ये तशख़ीस ही नहीं हो पाती सही वक्त पर। कहते हैं कि बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिनकी अगर बर वक्त तशख़ीस हो जाए तो फिर उनका इलाज मुमकिन हो जाता है। अदरवाइज़ कहते हैं कि टाइम निकल जाए तो फिर वो एक तो वैसे रिज़ल्ट्स नहीं आ पा रहे होते और फिर वो जो मसला है वो ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर जाता है। इसी तरह से ये जो ईयरिंग का प्रॉब्लम है, जो बच्चे या बड़े ऊंचा सुनते हैं या कम सुनते हैं, उनके लिए भी बाकायदा अब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि मुख्तलिफ़ तरह के ट्रीटमेंट्स जो हैं वो ऑफ़र किए जा रहे होते हैं। लेकिन बहुत यंग एज में अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका डायग्नोसिस टाइम पर होना चाहिए। फिर आज हम प्रोग्राम में ये भी बात करेंगे कि अगर आपके घर में या आपकी फैमिली में ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो ऊंचा सुनते हैं या कम सुनते हैं, तो आया कौन कौन सी जो है वो इस वक्त चीज़ें ऑफ़र की जा रही हैं जिनके थ्रू उनके लाइफस्टाइल को बेहतर किया जा सकता है। क्योंकि जब आप प्रॉपर सुन नहीं पाते तो फिर डेफिनेटली आप रिस्पॉन्स भी नहीं कर पाते, आपका बात करने का जो प्रॉब्लम है वो भी बढ़ जाता है। तो ये आपस में चीज़ें जो हैं वो इंटरलिंक करती हैं। इस हवाले से इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका इलाज मुमकिन नहीं होता, लेकिन कुछ दर्द ऐसे हैं जिनको आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये जो दर्द हैं, तकलीफ़ हैं, वो आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में हो, आप ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के थ्रू उनका क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आपकी कॉल्स भी होंगी आज प्रोग्राम का हिस्सा। मैं अभी ब्रेक ले रही हूँ और जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी सो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ रहेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद जी उठा पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में। एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। एंड अभी जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त मैं आपसे ये ज़िक्र करी थी कि समात का मसला जो है वो उसकी शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ख़ास तौर पर वजह उसकी कहते हैं कि ये है कि बर वक्त जो है टाइम पर उसकी तशख़ीस नहीं हो पा रही होती। सो अगर उसकी टाइम पर तशख़ीस हो जाए तो फिर कौन कौन से इलाज हैं जो मुमकिन हैं और हम अपने बच्चों के लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए, क्योंकि जो सुन नहीं पाते फिर वो बात भी प्रॉपर नहीं कर पा रहे होते, तो कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो ऑफ़र हो रहे हैं, इस हवाले से हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ENT हेड एंड नेक कंसल्टेंट हैं पटेल हॉस्पिटल में डॉक्टर तलहा अहमद कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? आपको वेलकम करते हैं जी उठा पाकिस्तान में। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो समात का मसला है ये एक वक्त में तो हम सुनते थे कि जो एक सर्टन एज में जाकर होता है, लेकिन अब ये यंग एज में बड़ा कॉमन हो रहा है। तो डू यू थिंक कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं या क्या हैं कि इसकी परसेंटेज, बेसिक रीजंस क्या हैं कि एक बच्चा इस दुनिया में आता है और उसकी समात मुतासर हुई भी होती है? देखें, समात बहरापन, बच्चों में बहरापन या समात के अंदर प्रॉब्लम जो होती है वो बच्चों की ज़हनी, समाजी, जज्बाती और बोलचाल को मुतासर करती है, उसकी डेवलपमेंट को। और ये तकरीबन इस वक्त दुनिया में अकॉर्डिंग टू WHO 34 मिलियन बच्चे बहरेपन का शिकार हैं, एक या दोनों कानों में। और एक अमेरिकन तहकीक से पता किया है कि हर 20 साल से
छोटे बच्चे यानी 18 साल और 20 साल से छोटे बच्चे, वो तकरीबन 3% लोग बच्चे जो हैं वो बहरे हैं। और ये बहरापन पैदाइश से लेके जब तक बच्चे बड़े होते हैं, टीनेजर, एडोलेसेंट्स, फिर टीनेजर, कभी भी हो सकता है। और पैदाइश के टाइम पे तहकीक से चला है कि हर 1000 में पैदा होने वाले बच्चों में 3 से 5 बच्चे वो बहरे होते हैं। पैदाइशी तौर पे जी। और NICU में ये नंबर और बढ़ जाता है, तकरीबन 32 to 35 बच्चे पर 1000 डेफ पैदा होते हैं एक या दोनों कानों में। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अच्छा, यहाँ एक और भी चीज़ आई थिंक इम्पॉर्टेंट है कि जिस तरह अब हम कहते हैं होंठ कटे या तालू कटे बच्चे, हमारे यहाँ बड़ा मिथ है कि जी मतलब चांद गिरन था और माँ बाहर चली गई और ये वो प्रेग्नेंट औरत, और इस तरह के बड़े सारे मिथ्स पाए जाते हैं। या कहते हैं फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है। बहुत सारे प्रेगनेंसी के पीरियड में क्या वो जो हामला औरत है उसको कुछ एहतियात होती है, कोई उसकी बॉडी में कमी हो जाती है जिसकी वजह से आने वाला बच्चा किसी तरह की मतलब समाज के इशू में आता है, इस तरह की कोई चीज़ अच्छा देखिए, जो बच्चे पैदाइशी तौर पे बहरे होते हैं उनमें ज़्यादातर बच्चों का मसला जनियाती है, जेनेटिक प्रॉब्लम होता है। और भी वजूहत होती हैं, जैसे माँ का दौरान हमल कुछ ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करना जैसे फॉर एग्जांपल अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, ये समात को मुतासिर करती हैं। और इसके अलावा अच्छा, मैं अगर चाहूँगी आसान, जिस तरह से नींद आवर अद्वियात हो गई, दर्द के किस तरह की अद्वियात, एंटीबायोटिक्स एक्स्ट्रा ले लेना, डॉक्टर की कुछ खास एंटीबायोटिक्स होती हैं, उनका इस्तेमाल करने से समात मुतासिर हो सकती है। और कुछ दौरान हमल सिगरेट नोशी या पैसिव स्मोकिंग भी इवन कैन अफेक्ट हियरिंग, और अल्कोहल का इस्तेमाल। उसके बाद डाइट की कमी, क्योंकि बच्चा अगर अंडरवेट पैदा होगा या न्यूट्रिशन की कमी हो या अल्कोहल या किसी तरह की इस तरह की कैफीन का इंटेक ज़्यादा हो, तो फिर ये मैं बात इसलिए करी थी क्योंकि अगर उस 9 महीने के पीरियड में कुछ चीज़ों की एहतियात कर ली जाए तो फिर बच्चों को आप इन चीज़ों से बचा सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे डॉक्टर साहब ने कहा वो जेनेटिक हैं, उनसे आपने मुश्किल हो जाए। हमल इन्फेक्शन जैसे साइटोमेगेलोवायरस, रूबेला, इसकी वजह से भी बच्चा बहरा पैदा हो सकता है। अच्छा, अब बच्चे की पैदाइश के कितने अरसे बाद इस चीज़ की तशख़ीस होगी? वरना नॉर्मली ये होता है कि आप बच्चे को आवाज़ देते हो या कुछ तो वो एकदम से देखता है, रिएक्ट करता है, तो इसमें कैसे आप तशख़ीस कर सकते हैं कि बच्चा जो है वो बहरा है या कम सुन सकता है? देखें, WHO और अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑडियोलॉजी ने ये रिकमेंडेशन दी है कि हर बच्चा जो पैदा हो उसकी समात की टेस्टिंग होनी चाहिए, और वो टेस्टिंग उसके हॉस्पिटल के डिस्चार्ज होने से पहले हो जानी चाहिए। लेकिन और ये एक बहुत छोटा सा टेस्ट है जिसमें बच्चे के कान में एक प्रोब रखते हैं और फ़ौरन ही रिज़ल्ट आ जाता है, तो ये स्क्रीनिंग लाजमी है। लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क में ये फैसिलिटी प्रेजेंट नहीं है, तो प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब इट इज़ ऑफ लिमिटेड, मतलब इन लिमिटेड हाँ, बड़े हॉस्पिटल हर जगह एक्सेस नहीं है, लेकिन है डेफिनेटली। हमारे इवन पटेल हॉस्पिटल के अंदर भी ये फैसिलिटी है, कुछ हॉस्पिटल्स में है कि हियरिंग स्क्रीनिंग, लेकिन नहीं होने का मतलब कहने का मेजॉरिटी के लिए एक्सेस नहीं है उसका। तो उन पेरेंट्स को ये चाहिए कि उन हॉस्पिटल्स में जाके ये टेस्ट करवा लें, क्योंकि जहाँ बच्चा पैदा हुआ नहीं अगर हो रहा तो उन हॉस्पिटल जैसे पटेल हॉस्पिटल है वहाँ हो रहा है तो वहाँ जाके करवा लें ये टेस्ट। या फिर वो कुछ साइंस को नोट करें बच्चों के अंदर, जैसे पैदाइश के टाइम पे क्या बच्चा आवाज़ पे चौंकता है, 3 महीने पे बच्चे को वालिदैन की आवाज़ पे रिस्पॉन्ड करता है या काम डाउन हो जाता है, 6 मंथ्स की एज पे बच्चा आवाज़ की तरफ मुतवज्जो होता है और अपना चेहरा घुमाता है, 12 महीने की एज में बच्चा वर्ड्स रिपीट कर सकता है जैसे मामा, बाबा, बाय बाय, सुनेगा फिर बोलेगा। जी। तो आप ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें मतलब ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि अगर वो इस टेस्ट से नहीं गुजरा तो वो जज करें, और अगर बच्चा इस 1 साल के बाद में और चीज़ें हैं कि वो बोल चाल कैसी है, उसका तलफ़ुज़ कैसा है, उसकी बातचीत कैसी है, पढ़ाई में ख़राब तो नहीं है, क्या वो अपने नाम को रिस्पॉन्ड कर रहा है, सवालों के जवाब दे रहा है, चिड़चिड़ा तो नहीं हो रहा, टीवी को ज़ोर से उसको सुनना तो नहीं पड़ रहा। तो ये चीज़ें पेरेंट्स को भी नोट करनी चाहिए, टीचर्स को भी नोट करनी चाहिए जो बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, और डे केयर में जो केयर टेकर्स हैं उनको भी नोट करना चाहिए। अच्छा, ये भी होता है कि कुछ बच्चों में एक कान में मसला होता है और दूसरा ठीक हो, इस तरह के भी इशूज़ हैं, या ये एक मुकम्मल तौर पर जो है वो बहरापन होता है जो पैदाइशी होता है? यूजुअली जो पैदाइश के तौर पे पैदाइश में जो बहरापन होता है वो यूजुअली
बायलेटरल ही होता है। ओके। और यूनिलेटरल भी हो सकता है, लेकिन पैदाइश के टाइम पे जो हियरिंग लॉस होता है यूजुअली वो जब भी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, वरना दूसरे कान से वो राइट, रिस्पॉन्ड कर वरना फिर उसका रिस्पॉन्स आ जाए। एक और कॉलर हमारे साथ, कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहाँ से बात करें? जी जी सफदर साहब कहिए। सर बात यह है कि मेरा बेटा है तो वो बोलता सुनता नहीं है, लेकिन वो पढ़ रहा है, माशाअल्लाह में पढ़ रहा है जी। तो उसके लिए एक कान से नहीं सुनता, लेकिन उसके लिए कोई ऐसा कोई मेडिसिन वगैरह तो हो। और दूसरा उसने बीए किया है तो उसके लिए कुछ जॉब के लिए हम कह रहे हैं कुछ सरकारी जॉब है जो गवर्नमेंट ने लिखा हुआ है कि जॉब देंगे, कोटा इनका है इस सिलसिले में। अच्छा, आप उम्र बताइए अपने बेटे की। उनकी है 16 17। बोलता है वो, बात अच्छा, करता है? वो बात करते हैं, बोलते हैं? कोशिश करता है बात करने की। अच्छा कोशिश करता है, बात हो जाती है, मम्मा पापा भाई जाना क्या लगता है। अच्छा, सो आपने अभी तक उनको कहीं दिखाया है? कोई उन डॉक्टर्स ने आपको बताया है कि ये इलाज हो सकता है? कहीं तो आप लेके गए होंगे ना उन्हें? जी जी, हमारे पास सभी चीजें मौजूद हैं, उनके टेस्ट वगैरह भी हुए हैं, उनको वॉल्यूम भी एक कान में लगा हुआ था, तो उसके बाद एक कान उनका काम नहीं करता, बाकी दूसरा कान ठीक है। ठीक है, ओके, हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं। आप सुनिए ऑन एयर। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी डॉक्टर साहब। देखें, जो इनकी हिस्ट्री जो ये बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक कान काम करता था, तो मुझे जो इनकी हिस्ट्री से लग रहा है वो ये लग रहा है कि शायद दोनों कान काम नहीं करते, क्योंकि अगर ये स्पीच वरना डेवलप हो जाती है एक कान से। ओके। तो बहरहाल अब इस एज में एग्जामिन करना पड़ेगा कि वो कितने वर्ड्स बोल सकता है और वाकई एक कान काम कर रहा है या दोनों ही काम नहीं कर रहे। मुझे लग रहा है दोनों काम नहीं कर रहे, और इस एज में अगर दोनों काम नहीं कर रहे हैं और स्पीच डेवलप नहीं हो तो फिर करेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि वो एक सिर्फ एज होती मामा है। बाबा सिर्फ वो इतना मतलब सिर्फ कॉलिंग नहीं वो जान सकता है, इसके अलावा वो बात नहीं, जुमले नहीं बोल सकता। हाँ, तो इस एज में हियरिंग लॉस को करेक्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि हियरिंग लॉस बहुत अच्छी करेक्ट हो जाती है कॉक्लियर इम्प्लांट से, जो हम पटेल हॉस्पिटल में कर रहे हैं, लेकिन उसकी एक एज होती है। एज होती है। बाद में फिर अब ये साइन लैंग्वेज से हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, इस एज में कोई सर्जरी, कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता? इस एज में हो सकती है, इवन बूढ़े लोगों में भी हो सकती है, लेकिन अगर उनकी पहले से स्पीच डेवलप हुई हुई हो, वो बोलना उनको आता हो, बाद में बहरापन हो गया हो, तो उनके अंदर कॉक्लियर इम्प्लांट बहुत हेल्प करता है। लेकिन अगर स्पीच ही डेवलप नहीं हुई तो फिर फ़ायदा नहीं होता किसी भी किस्म की ट्रीटमेंट से। अच्छा, तो अब ये कह रहे हैं इनको पैदाइशी मसला था, अब इस उम्र में आकर अगर इनको कॉक्लियर इम्प्लांट क्या है ये भी मैं डॉक्टर साहब से पूछती हूँ। लेकिन फिर वही बात जो हम स्टार्ट में भी कह रहे थे कि इसमें वक्त बड़ा कीमती है, कि आप सही वक्त पर जो है पहले तशख़ीस हो जाए, उसके बाद फिर इसका ट्रीटमेंट हो। ये कॉक्लियर इम्प्लांट है क्या और ये समात को बेहतर करने में क्या मदद देता है, पूछते हैं डॉक्टर साहब से। एक कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? ये मुदस्सिर बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद से। क्या है? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब से सवाल है, बेटा है मेरा 4 साल का। जी। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। स्पीक भी करता है, सुनता भी ठीक है। उसका बोलने का प्रॉब्लम है, 3 साल तक उसने बिल्कुल नहीं बोला। 3 साल के बाद पहले उसने मामा पापा फिर भाइयों बहनों के नाम सिर्फ लेता है, उसके अलावा कुछ नहीं करता। अभी जब उसको स्कूल दाखिल करवाया कि शायद बोल पड़े, फिर 7 डेज स्कूल गया, तो उसके दौरान कोविड की वजह से स्कूल बंद हो गए, तो 7 डेज उसने काफी चीजें बोलना शुरू कर दी। अच्छा, माशाल्लाह स्टॉप हो गया। तो डॉक्टर साहब तो इसकी स्पीच टॉपिक का हर कोई बताता, तो क्या वो फायदेमंद है? राइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। जी डॉक्टर साहब, ये बड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बहुत सारे बच्चों में, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखें, ये कह रहे हैं कि हियरिंग उसकी बेहतर है, लेकिन अगर बच्चे की स्पीच डिलेड हो तो ये चीज़ पेरेंट्स को तो लगता है कि स्पीच बेहतर है, लेकिन ये चीज़ कंफर्म होनी चाहिए टेस्ट के ज़रिए कि वाकई बेहतर है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी बेहतर नहीं होगी तो बच्चे की स्पीच डिले हो सकती है। तो ये अगर कंफर्म हो गया है कि स्पीच सही है तो फिर स्पीच थेरेपी डेफिनेटली हेल्प करती है। बाकी बच्चे की पर्सनैलिटी को देखने की ज़रूरत है, कहीं वो हाइपर एक्टिव तो नहीं है, उसको ADHD या कॉस्टिक तो नहीं है। तो ये न्यूरोलॉजिस्ट देखते हैं ऑटिस्टिक और ADHD तो नहीं है उसको।
बाकी कोई हाइपर बच्चा तो नहीं। अगर न्यूरोलॉजिकली भी सही है और हियरिंग भी सही है तो फिर स्पीच थेरेपी हाँ, डेफिनेटली। इन्होंने कहा कि इनको सजेस्ट किया गया स्पीच स्पीच थेरेपी से बहुत बहुत बेहतरी और आती जिस तरह आप कह रहे थे कि वो सोशली जब बड़ा एक्टिव बच्चा है, इन्होंने कहा वो 1 वीक स्कूल गया है और उसने बात करना शुरू कर दी थी, तो आई थिंक उसको आप लोग भी उससे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करें। बिल्कुल, पेरेंट्स को चाहिए कि उसको कार्ड्स लेकर आएँ, उसको बताएं ये एप्पल है और उसको थोड़ी थोड़ी वर्ड सिखाएं। और इसके लिए जो स्पेशलिस्ट, इसके जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, जो जिनके पास डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं और उससे डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होता है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। अगर स्कूल बंद है तो कहीं स्पीच थेरेपी को एक्सेस करना चाहिए। राइट। डॉक्टर साहब, कॉक्लियर इम्प्लांट क्या है? देखिए, कॉक्लियर इम्प्लांट एक डिवाइस है जो ऑपरेशन करके एक हिस्सा उसके कान के मतलब एक हिस्सा अंदर लगाया जाता है और एक हिस्सा बाहर मैग्नेट के साथ चिपक जाता है। एक्सटर्नल पार्ट होता है और इंटरनल पार्ट होता है। ये करता ये कि बाहर से जो हम बोल रहे हैं वो आवाज़ों को कैप्चर करके अंदर वाले पार्ट में ट्रांसमिट करता है और वो फिर कान की उस नर्व को स्टिमुलेट करता है जो आवाज़ को कान से दिमाग तक लेके जाती है। तो ये बाहर से आवाज़ को कैप्चर करता है तो ये एरिया बाईपास हो जाता है। तो बाहर से डायरेक्टली आवाज़ कैप्चर करके अंदर वाले नर्व को स्टिमुलेट करता है तो बच्चा सुनना शुरू हो जाता है। जो एक्सटर्नल पार्ट है वो मतलब ये जो हमारा कान है इसका काम करता है सुनने का, आवाज़ लेने का, और फिर वो ये पूरा एक आर्टिफिशियल सिस्टम डेवलप किया जाता है कॉक्लियर इम्प्लांट के थ्रू। डॉक्टर साहब, ये डेफिनेटली एक बड़ी सर्जरी है, इसकी क्या कॉस्ट आती है? देखिए, इसकी कॉस्ट ये काफ़ी कॉस्टली सर्जरी है डेफिनेटली। तकरीबन 12 से 25 लाख रुपए के बीच में इसके अंदर एक्चुअली इम्प्लांट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और उसके साथ फिर उसकी जो रिहेबिलिटेशन होती है वो एक्सपेंसिव होती है। तो हमने पटेल हॉस्पिटल के अंदर कंपैरेटिव टू मैनी अदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स काफ़ी सब्सिडाइड रेट्स और लो रेट्स में कॉक्लियर इम्प्लांट कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमें डोनेशन से हेल्प मिलती है, ज़कात और नॉन ज़कात डोनेशन से, और फिर हम अपनी सर्जिकल फ़ीस बिल्कुल तकरीबन वेव ऑफ कर देते हैं। और हमने जो इसकी रिहेबिलिटेशन बाद पोस्ट कॉक्लियर इम्प्लांट की ज़रूरत होती है वो भी हमारे पास पटेल हॉस्पिटल में है, तो हमने काफ़ी चार्जेस कम कर दिए। ये बड़ी अच्छी बात है जो आप लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो सर्जरी है इसके बाद फिर अच्छे रिजल्ट्स हैं माशाल्लाह से, और फिर ये थ्रू आउट द लाइफ इसको आप कंटिन्यू करते हैं, इसमें भी आपको बाद में ज़रूरत होती है बेहतरी की? देखिए, ये बहुत अच्छी सर्जरी है अगर सही टाइम पे की जाए। और उसकी एज क्या है? 5 ईयर। वैसे तो ये 2 साल की एज में हो जानी चाहिए, लेकिन लोगों के पास इतना पैसा होता नहीं है। अगर हम डोनेशन भी अरेंज करें तो पूरी डोनेशन तो अरेंज नहीं कर सकते, तो कुछ उनको करना होता है क्योंकि महंगी है, तो वो जमा करते करते पैसे कुछ एज गुजर जाती है। लेकिन 5 साल से पहले बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं अगर कॉक्लियर इम्प्लांट किया जाए और बच्चे की बहुत अच्छी स्पीच थेरेपी की जाए। तो अच्छे रिजल्ट्स डेफिनेटली आते हैं। बच्चे नॉर्मल स्कूल में भी चले जाते हैं, कुरान हिफ्ज़ भी कर लेते हैं अगर सही टाइम पे कॉक्लियर इम्प्लांट किया जाए। ओके, तो ये एक ऑप्शन है अगर ये जो पैदाइशी तौर पर समात का मसला जिन बच्चों को होता है, कॉक्लियर इम्प्लांट जो है वो लगाया जाता है। एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। मैंने आपका प्रोग्राम देखा, मुझे डॉक्टर से बात करनी है। मेरी बेटी 25 अप्रैल को 2 साल की हो गई, लेकिन वो अभी तक बिल्कुल भी बात नहीं करती है। अच्छा, और जब आप उसको आवाज़ देती हैं तो वो सुनती है? बिल्कुल, बहुत समझदार है माशाल्लाह, बहुत एक्टिव है, लेकिन सिर्फ बोलती नहीं है। अच्छा, सुनती है? आपको लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल हियरिंग टेस्ट हुआ है? वो कह रही है सुनती है। अच्छा, आपने कोई टेस्ट वगैरह करवाया बच्ची का? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं करवाया। सब कहते हैं आप सब्र रखो, बोलेगी। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। अब सब्र तो रखना है, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं ना कि इलाज भी करो, दुआ भी करो, दवा भी करो। आप रहती कहाँ हैं कराची में? मैं कराची लियारी साइड पे। अच्छा, ठीक है, सलाम लियारी वालों को। सो आप पहले तो ये काम करें कि वहाँ पर भी कुछ, आई थिंक गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक लियारी में भी मौजूद है। इसके अलावा जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये खुद पटेल हॉस्पिटल में होते हैं, तो आप माँ हैं, और जिस तरह भी डॉक्टर साहब बार बार ये बात करें कि इसमें वक्त बड़ा कीमती है। ये शुरू के जो 4-5 साल हैं ये बड़े क्रूशल हैं, और आपकी बेटी, आप कह रही हैं इतनी ज़हीन है, आगे जाके उसने ज़िंदगी देखनी है, लोगों को फेस करना है, तो आप एक बार लेके जाएँ। उसका हेयरिंग भी आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब, हेयरिंग टेस्ट होना चाहिए जी उसका? बिल्कुल, हमारे पास होता है पटेल हॉस्पिटल में
हियरिंग टेस्ट सबसे पहला स्टेप है, ठीक है। ताकि क्योंकि पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चा सुन रहा है, हो सकता है वो सुन रहा हो लेकिन शोर सुन रहा हो, या वो उनके चेहरे के तासरात को देख कर रिस्पॉन्ड कर रहा हो, लेकिन टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। राइट। और उसके बाद ही फिर अगला ट्रीटमेंट शुरू फिर होता उसकी है। थेरेपी है या थेरेपी की ट्रीटमेंट है वो। ज़रूरत है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, या सर्जरी की ज़रूरत है, या हियरिंग एड अच्छा, की ये जो ज़रूरत है। कॉक्लियर इम्प्लांट है ये सिर्फ उनको जिनको पैदाइशी प्रॉब्लम होता है उनको किया जाता है? अब जिस तरह अभी कॉलर थे, उन्होंने कहा उनके बेटे की उम्र है 16-17 साल, तो इस एज में कॉक्लियर इम्प्लांट नहीं हो सकता है, हो किसी सकता भी एज में हो सकता है, अडल्ट्स को भी हो सकता है, लेकिन उन अडल्ट्स को जो ऑलरेडी बोल रहे हैं, एकदम से उनकी समात खत्म हो गई, कान खत्म हो गए, Okay. उन्होंने बोलना सीख लिया है, तो फिर उन पे बहुत अच्छा रिजल्ट्स हैं। ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने बोलना ही नहीं सीखा तो फिर फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, किसी भी एक सर्टेन एज में जाके समात का कम हो जाना, कम सुनना, ऊंचा सुनना, या एक कान से सुनना दूसरे से, इनकी वजूहात क्या होती हैं? ऐसा क्यों होता है? अडल्ट्स में या बच्चों में? अडल्ट्स की बात करें। देखिए, अडल्ट्स में मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, कान का इन्फेक्शन, कान के पर्दे के पीछे नज़ला जमा होना, Okay. वैक्स भी, इवन वैक्स की एकुमुलेशन टेम्परेरी हियरिंग लॉस कर सकती है, फिर पर्दे के अंदर सुराख हियरिंग लॉस कर सकती है, फिर पर्दे से नर्व तक का बीच में हड्डियाँ होती हैं छोटी छोटी, वो अगर जम जाएं तो समात मुतासर हो सकती है। पीछे जो नर्व का एरिया है, अगर वो नर्व के रिसेप्टर्स काम नहीं करे तो मसला हो सकता है कॉक्लिया में। नर्व डैमेज हो जाए तो जो एज रिलेटेड हो सकती है, नॉइज़ की वजह से हो सकती है, दवाइयों की वजह से हो सकती है। तो इसमें बहुत सारे मुख्तलिफ फैक्टर्स चोट की हैं वजह वो से हो सकती है, आते जी। हैं, जिसमें आपके कान की जो आपका जो सुनने की सलाहियत है वो मुतासर हो जाती है। अच्छा, आपने बोला वैक्स हो जाता है, कुछ लोग कान की सफाई का भी बड़ा मसला है ना, तो मैं अगर आपसे, ये बड़ी एक कॉमन सी चीज़ है जिसकी वजह से अक्सर लोगों को या तो ऊंचा सुनने लग जाते हैं वो, या उनके कान में प्रॉब्लम हो जाती है। कान की सफाई कैसे की जाए, बच्चों या बड़ों में देखिए, कैसे कान की सफाई ENT डॉक्टर्स रेकमेंड नहीं करते। ठीक है। ठीक है ना, ये जो वैक्स है इसका उर्दू तर्जुमा गलत हुआ हुआ, ये मैल नहीं होती है, प्रोटेक्टिव चीज़ होती है और सेहतमंद कान में बनती है। Okay. और नेचुरली जब हम मुंह चबा रहे होते हैं तो ये मूवमेंट से निकलती रहती है वैक्स। Okay. तो जब हम ये कॉटन बड यूज़ करते हैं तो वो सिर्फ टच करके आ जाता है, उसको पुश कर देता है और उसको निकालता नहीं है, उसमें हुक तो होता नहीं है, तो वो पीछे पुश करता रहता है। तो उसमें यही है कि हम वैक्स को साफ़ ही ना करें, और अगर साफ ही ना करें, नहीं, वैक्स को जो साफ, कॉटन बड्स यूज करते हैं कॉटन बड्स नहीं यूज़ करने चाहिए, नहीं, क्योंकि हमारी जो स्किन है कान की वो भी 0.4 मिलीमीटर थिक है, यानी 1 मिलीमीटर से आधे से भी कम, तो वो डैमेज हो जाती है। तो कान, तो ये बड जो होता है ये तो उससे ज़्यादा बड़े साइज में होता है, आई थिंक। हाँ, आप कह रहे हैं तो उसको डैमेज करता बिल्कुल है। बिल्कुल, तो ये नेचुरली वैक्स निकलता रहता है। मैं फॉर एग्जांपल जब से ENT में आया हूँ, मैंने अपने कान नहीं साफ़ किए, लेकिन अगर एग्जामिन करेंगी तो कान साफ़ होंगे, क्योंकि वैक्स खुद ही निकलता रहता है। Okay. तो कान को साफ़ नहीं करना चाहिए। अगर इतना आपकी समात मुतासर होने लगे तो फिर किसी डॉक्टर के पास जाके वैक्स निकलवा लें। ओके, वो एक प्रॉपर जी, ट्रीटमेंट होता है जी। जिसके थ्रू ये, बट ये नॉन सर्जिकल है। नॉन सर्जिकल, क्लिनिक में OPD में क्लिनिक आराम में से वैक्स निकल OPD जाता है, में हो वैक्स साफ जाता करके, है, जी। राइट। तो आपने कॉटन बड यूज़ नहीं करना, वो आपके कान के पर्दे को या आपके कान को डैमेज कर सकता है। इतने अंदर हम कर रहे होते हैं और उससे इन्फेक्शन भी हो जाता है। सो आई होप कि हमने इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से डिस्कस किया होगा, लेकिन इंशाल्लाह मज़ीद अगर आप लोगों को ज़रूरत हुई तो हम इस हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं यहाँ ब्रेक लूँगी और जब इंशाल्लाह हम ब्रेक से वापस आएंगे डॉक्टर उमेराहीन एंड डॉक्टर ईसा हमारे साथ मौजूद होंगे। जो जिस्म में मुख्तलिफ तरह के दर्द होते हैं उनका ऑल्टरनेटिव या हर्बल मेडिसिन में क्या ट्रीटमेंट है, इस पर बात होगी राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। झूठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और दर्द चाहे सर का हो, कल जब मैं बात कर रही थी, अभी जिनको आप देखेंगे तो वो कह रहे थे दर्द वो है जब बिजली का बिल ज़्यादा आ जाता है, दर्द वो है जब आप कमा कम रहे हैं और आपके ख़र्चे ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस तरह के जो दर्द हैं उनके लिए तो हम सब मिलकर इज्तिमाई दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम पर रहम करें, अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को जो है वो तौफीक दे कि वो बेहतर जो है वो स्ट्रैटेजी बना सकें जिससे आवाम को जो है वो सुकून मिले और इस दर्द से आज़ादी मिले। लेकिन वो दर्द जो हमारे जिस्म में अचानक से शुरू हो जाते हैं, जैसे रात में कहते हैं एकदम से
दांत का दर्द रात को ही होता है, पता नहीं क्यों होता है। उस टाइम पर आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आप क्या उसको ट्रीटमेंट करें। दर्द की अद्वियात तो एक तरफ, लेकिन लोग कहते हैं कि वो आपके किडनी को मुतासर करती हैं, अभी जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे, और बहुत ज़्यादा मसाइल हो सकते हैं। तो सर का दर्द हो, दांत का दर्द हो, हड्डियों का दर्द हो, या जिस्म में किसी भी तरह का होने, पेट में अचानक से दर्द हो जाए, तो ये जो तमाम तर दर्द हैं जो अचानक से होते हैं, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में इनके क्या ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं? जो हमारे बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग किया करते थे कि कोई पेट के लिए कोई पाउडर बना लिया, कोई फक्की बना ली, कोई दवा, कोई बाम बना लो, उससे सर पे लगाओ जिससे सर का दर्द ठीक हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ईसा भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा बिल ज़्यादा बिल आने, और वो जो आप इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ देते हैं वो भी तो दर्द होता है ना लोगों को। नहीं, सच्ची बात बताऊं कि सफ़ेद पोशी का जो भरम है ना जी, अगर वो टूटता हुआ नजर आए तो इससे बड़ा कोई दर्द नहीं होता। बेशक ऐसा ही है। भूख का दर्द इंसान बर्दाश्त नहीं करता, सर का दर्द बर्दाश्त कर लेता है। और माँ बाप के सामने बच्चे हों तो फिर ये बहुत बड़ा दर्द बन जाता बहुत है। बड़ा ट्रू। इस दर्द से अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, आमीन। ये जो है। राइट। और जहाँ तक मेरी दवाइयों का ताल्लुक है, हम सिखाने आते हैं, आने की जरूरत क्या है? नहीं, वो आपका दीदार हो जाता है ना, वो कहते हैं ना कि उससे भी काफी फर्क पड़ता है, तसल्ली और तशफ़ी। एक्चुअली सही बताओ, ये वैसे दुनिया में नेचुरोपैथी, यानी कि आप उसको हर्बल कह लें, नेचुरोपैथी कह लें, आयुर्वेदिक कह लें, ये दुनिया में सबसे महंगा है। उसकी रीज़न है, मैं छोटी सी बात बताता हूँ। एक मैदे की दवाई, उसमें इलायची डलती है, जो मैं परचेज करता हूँ, मुझे बाकियों का पता नहीं, वो 7,000 रुपये केजी है। ओके। अब मिसाल के तौर पर इस तरह की इतनी चाय, महंगी इलायची आती है? मतलब मेरा अपना एक ये है, मैं कोई भी बनाऊंगा ना चीज़, तो मुझे ये होता है कि यार इंसान देखे नहीं देखे, मेरा रब तो देख रहा है ना, सबसे अच्छी चीज़ डाल दो। बेस्ट क्वालिटी, ठीक है। शफा अल्लाह के हाथ में, वो बंदे के हाथ में नहीं। तो मैं इन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता। तो ये एक बड़ी वजह है। क्लीनिंग, हाइजीनिक, कचरा निकालना है, सफाइयाँ करवानी है। मतलब जो चीज़ मैं अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने बहनों को नहीं खिला सकता, वो मैं पेशेंट को कैसे खिला सकता हूँ? ट्रू। तो यहाँ आकर मैं थोड़ा महंगा हो जाता हूँ, सही लेकिन है। सस्ता भी हूँ। थोड़ा नहीं है, काफी है। अच्छा, ये अगर हम आपने तो एक दफा खरीदा है बहन, अगली तनख्वाह में आएगी। हाँ, अगली तनख्वाह में आओगी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो हम आयुर्वेदिक की या नेचुरल मेडिसिन की बात करते हैं, अगर हम तारीख़ देखें तो पहले तो ये होम्योपैथ और ये सब नहीं था, तो लोग इन्हीं चीज़ों से, हर्ब से, ठीक है, या कावे बनाते थे, या हर्बल होता था, इन्हीं सब चीज़ों से इलाज करते थे हर बीमारी दुनिया में जब से आदम उतरा है, जी, इलाज यही था, हर्ब्स थी। बाकी इलाज की हिस्ट्री इतनी पुरानी नहीं है। किसी की 100 साल पहले, किसी की 200 साल पहले। राइट। ये भी दुनिया का एक इलाज है, लेकिन कदीम इलाज जो है वो हर्ब है, वो नेचुरल है। वो नेचुरल है। मतलब हमेशा मैं एक बात करता हूँ कि खुदा 6 फुट का बंदा बनाकर उसकी दवाई बनाना भूला नहीं। तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला को नहीं पता होगा कि नज़ला भी होगा, जुकाम भी होगा, खांसी भी होगी? अब ये डिपेंड करता है रिसर्च के ऊपर। ठीक है। तो आस्ता आस्ता रिसर्च हो रही है, चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन बैक टू जा उधर ही रहे लोग, नानी दादियों की तरफ। नानी दादी, अरे ये दालचीनी के ये फायदे थे, अच्छे लौंग के ये फायदे थे, तो इस तरह की चीजों की तरफ जा रहे हैं। वो हर्ब्स यही है, वो हर्ब्स यही है, वो सारी चीज़ें यही है। अच्छा, अगर हम स्टार्ट करें सर के दर्द से, तो सर के दर्द की वजूहात बहुत सारी हैं, लेकिन क्या इलाज एक ही है? देखिए वजूहात भी डिफरेंट है और इलाज भी डिफरेंट है। ठीक है। पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। दूसरी बात ये है कि एक इंसान जो है ना, खास तौर पर चीज नहीं भूले। मेरा ये होता है कि भाई तुम डॉक्टर के पास जाने वाली पोजीशन में बनते क्यों? ठीक है। ये मत भूलो कि ये मट्टी है। इंसान क्या है? मट्टी है। इसको जो जमीन को भी जब अच्छी बीज देते हो ना, तो अच्छी फसल बोते हो। सही। तो आप जो खा रहे हो, पी रहे हो, आपका उठना बैठना, आपका सोना, ये सब आपकी सेहत से ताल्लुक रखता है। राइट। एक कॉलर आई सब Yes, काफी देर please. से होल्ड पे, उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? सना, मैंने डॉक्टर ईसा से बात करनी है। बेटा, मुझे ना ब्लड प्रेशर है जी। ब्लड प्रेशर के लिए कोई घर की दवाई बता दो। और मेरे थायराइड है, थायराइड हाइपर है ना। अच्छा, ठीक है। थायराइड के लिए भी कोई घर की दवाई बता दो, आप बहुत मेहरबानी होगी। आप बहन थायरोसिन ले रही हैं? जी, मैं दवाई थायराइड की ले रही हूँ। दिन में 3 दफा 2 गोलियां लेती हूँ।
ठीक हो। उससे ना मेरी तबीयत बहुत खराब होती है, मेरे हाथ पाँव कांपते रहते हैं Right. और मेरे दिल की हालत खराब हो जाती है। मुझे थायराइड के लिए कोई घर का बता अच्छा, दें। वो आपको मेरी अब तबीयत आपको बहुत खराब अल्लाह है। ताला आपको शिफा दे, आपको भी डॉक्टर ईसा बताएंगे भी, लेकिन आपने जो है ये जो भी आपको डॉक्टर दवा दे रहे हैं आपने इसको लेते रहना है, ये दवा नहीं छोड़नी है, ठीक है, क्योंकि मेंटेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इस कंडीशन में। जब आप ब्लड प्रेशर की भी पेशेंट है और आपको थायराइड भी है तो दवा नहीं छोड़नी, अल्टरनेटिव मेडिसिन यूज़ करें, इंशाल्लाह आपकी तबीयत बेहतर होगी, आपका डॉक्टर खुद आपकी डोज को एडजस्ट करेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर ईसा भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर मिराहिल भी हमारे साथ होंगी। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद इंशाल्लाह। वंस अगेन वेलकम बैक। जियो उठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। एंड आज प्रोग्राम में हम दर्द पे बात कर रहे हैं। दर्द, जिस्म के दर्द, मुख्तलिफ़ आज़ा में जो दर्द होते हैं उन पे तो है, एक दिल का दर्द भी होता है और जब दिल टूट जाता है। लेकिन मैंने कल कहीं हम बैठे हुए थे तो बात हो रही थी कि ये तो सिर्फ पंपिंग स्टेशन है, इतना कोई मुझे गुस्सा आया ना, मैंने कहा तुम्हें भी मोहब्बत हो और तुम्हारा भी दिल टूटे, फिर तुम्हें पता चलेगा कि दिल का दर्द क्या होता है। लेकिन खैर ऐसी भी बहस होती हैं। सो ये जो दर्द हैं ये कहते हैं आपका जो न्यूरो सिस्टम होता है इससे बड़ा इंटरकनेक्ट करती हैं ये सारी चीज़ें। आज हम जिस्म में होने वाले जो एकदम से दर्द शुरू हो जाते हैं, पेट है, आपके सर में दर्द है, आपके कान में दर्द होता है, दांत में दर्द होता है, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में इसका क्या हल मौजूद है, इस पर हम बात करें। ईसा भाई हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हमारी प्यारी उम्मे ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छी लग रही हैं, नियॉन कलर बहुत सूट कर रहा है आप पे माशाल्लाह से। अच्छा, तो ये वाला दर्द कभी महसूस किया है आपने जिस दर्द का मैं जिक्र कर रही थी? देखिए, दिल का दर्द सिर्फ मोहब्बत से नहीं जुड़ा हुआ। फिर? लोग मोहब्बत को एक अलग ही रंग में ले जाते हैं, वो समझते हैं शायद मोहब्बत एक ही तरह की होती है। अच्छा, किसी के लिए मेहनत करना अपनी वो भी तो मोहब्बत ही है ना, अपने जज्बात काम अलग अलग से, है, अपने लोगों से, अपने रिश्तों से, हर चीज से, अपने वतन से, बेशक ऐसे। अपने मतलब रिलेशन से, ये सारे मोहब्बत के रंग हैं। और उनमें से अल्लाह ना करे किसी को भी जरा सी भी तकलीफ होती है तो दर्द दिल में ही होता है। जैसे अभी जो फ़लस्तीन का चल रहा है, अगर देखा जाए तो हम लोग बहुत दूर है, लेकिन उनकी तकलीफ का भी दर्द जो है ना, मतलब वो फील होता है, वो होता है सही मानों में दिल का दर्द, और वो होना चाहिए। अगर जिसको ये दर्द नहीं होता उसका मतलब वो इंसान ही नहीं, इंसान नहीं। ये सेंसिटिविटी होनी चाहिए, हसासियत इंसान के अंदर मौजूद होनी चाहिए। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ एक कॉलर भी थी, उनके हवाले से भी हम जानेंगे। जब भाई से सर के दर्द की बात हो रही थी, सो उमें सर का दर्द अगर बहुत सारे लोगों को काम की रूटीन की वजह से होता है, अभी ईसा भाई कहते हैं लाइफस्टाइल की वजह से होता है, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में आप क्या सजेस्ट करेंगे? अगर अचानक सर का दर्द हो जाए, थ्रॉबिंग होने लगे या आधे सर में दर्द हो तो क्या करना चाहिए? डिफरेंट चीज़ें और बहुत इजी सी चीज़ें हैं, लेकिन जस्ट सबसे अगर बीपी नहीं है, हाई बीपी नहीं है, तो ज़रा सा नमक ज़बान पे रख के गर्म चाय पी लें। अच्छा, और दूसरा जो है, अगर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड प्रेशर इसलिए कि देखें बीपी हाई है तो आप नमक नहीं इस्तेमाल करेंगे। सेकंड जो है, केले का जो छिलका होता है उसका ज़रा सा पीस लेके उसको जैसे आप फ्राइंग पैन में तवे पे सेक लें, ओके, उसमें हल्का सा नमक छिड़क के, अगर बीपी है तो नमक न डालें और वो खा लें। अच्छा, वो खा लें, चबा लें? बिल्कुल, उससे सर का दर्द फौरी आराम उसमें आ जाता है। क्या बात है, ज़बरदस्त, वेरी इंटरेस्टिंग। दोनों चीज़ें बड़ी आसान है और बड़ी सिंपल हैं, आप ये कर सकते हैं। ईसा भाई, ये तो आसान तरीका हो गया है। घरेलू चीज़ों में बहुत सारी अल्लाह ताला ने चीज़ें दी हुई हैं, अगर लोगों को ये थोड़ी सी मालूमात हो, मैं समझता हूँ कि वो बहुत सारी मेडिसिन अपनी बिल्कुल स्पेंड करना पैसे बचा सकते हैं। क्योंकि इतनी सारी चीजें बेशुमार, मतलब मैं अगर किचन में खड़ा हो जाऊं, मैं समझता हूँ मैं 150-200 आदमी का किचन से इलाज कर सकता हूँ। क्या बात है, किचन की चीजों से। अच्छा, उन्होंने भी यही बोला कि कोई घर से, हालांकि ब्लड प्रेशर और थायराइड की पेशेंट है, इसमें थोड़ा सा ना, और भी बहुत सारी हमारी बहनें भाई देख रहे होंगे थायराइड की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से। ब्लड प्रेशर के लिए आप घर से ये बना सकते हैं कि 100 ग्राम करी पत्ता का पाउडर ले लें। ठीक है, करी पत्ता हम खाते हैं सालन में, उसका सुखाकर पाउडर बना लें। 100 ग्राम में 20 ग्राम जो है इसरोल डालें। इसरोल को चंदन भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये मिक्स कर लिया आपने, आधी चमची सुबह शाम आप लें, लेकिन अपनी मेडिसिन नहीं छोड़ेंगे आप एकदम। ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करें जब आपके कंट्रोल में है,
यानी कि जो हम कहते हैं अच्छा है तो 120 ऊपर का, नीचे का 80 होना चाहिए। 10-5 यूनिट का ऊपर नीचे होना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर उसको कम करें। थायराइड जैसे इन्होंने हाइपो बताया, तो हम खुद अगर अपनी मेडिसिन भी बना के दें तो 4-6 महीने तो वैसे मेडिसिन नहीं छुड़ाते। तो आप ख्याल रखिएगा, जो मैं बता रहा हूँ नहीं, मेडिसिन ही बंद कर दें, क्योंकि थायराइड बड़ा मेडिसिन लेनी है हाँ साथ। लेनी है। तो जब तक वो T3 T4 TSH हार्मोनल एक टेस्ट होता है वो मॉनिटर करते रहते हैं। ठीक हम है। मेडिसिन बाद में बंद कराते हैं, हमें 5-6 महीने लग जाते हैं। तो हाँ, आप होम रेमेडी में क्या कर सकती हैं, और बहुत जबरदस्त रिजल्ट है, बहुत जबरदस्त, कोई अल्लाह की नेमत है ये, बहुत बड़ी। 1 कप पानी, ओके 1 टीस्पून धनिया साबित गोल वाला, राइट, उसमें डालें और उसको पकाएं। ठीक कावा है। बन गया, बस उसमें 1 चमची शहद डालें राइट। और रोजाना पिए। हमारी दवाई भी कभी कभी इतना अच्छा काम नहीं करती है। अच्छा, हाँ, बड़ी हाँ, जबरदस्त। लोग भाई अच्छा, हाइपर और हाइपर है, दोनों बोथ पी में, सकते हैं, दोनों दोनों में पी सकते हैं। ये थायराइड का मतलब साबुत गोल वाला धनिया 1 कप पानी में आपने बॉईल करना है और उसके बाद उसमें शहद डाल के वो कावा पहले आप कावा पी- बनाया, छान लिया, अब थोड़ी सी शहद डाली, अब शहद नहीं है, थोड़ा गुड़ डाल ठीक दें, है। शहद इज गुड। तो 1 कप रोजाना पिए और अपनी मेडिसिन लें। क्या बात है। और फिर आप टेस्ट कराते रहेंगे, इंशाल्लाह आपकी रिपोर्ट बेहतर होती रहेगी। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन है हमारे साथ? मैं इकरा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी इफ्रा, मेरे 2 साल से मेरी ट्रैक इन्फेक्शन है, बार बार होता है और हर दफ़ा बढ़कर आता है। मुझे मेडिसिन एंटीबायोटिक्स खिलाई जाती हैं, वो ठीक है, लेकिन अब उसके साथ इस साल मुझे जो हुआ है वो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ भी हो गई है, तो उसकी अभी ट्रीटमेंट चला है। और उसके साथ मुझे वजाइना के अराउंड बाइल वर्जा पे, बाहरी स्किन पे कुछ लम्प्स बन गए थे, जो मुझे डॉक्टर ने बताया कि फंगल इन्फेक्शन भी है। तो मैं ये कह रही थी कि मुझे ये बार बार अगर हो रहा है तो मुझे ये कैसे प्रिवेंट करना चाहिए। ठीक है, राइट। थैंक यू सो मच इकरा आपकी कॉल का। जी उम्मीद, क्या रिस्पॉन्स करें? अच्छा देखिए, जैसे इकरा ने कहा कि उनको इन्फेक्शन भी कहा है और उसी की वजह से बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं बॉडी में। अगर इन्फेक्शन है तो बेस्ट जो चीज़ है वो है अदरक। ओके, ठीक है, अदरक जो है, अदरक और पुदीना में मोस्टली आपको बता रही होती है और इसमें बेताशा बीमारियों का ये इलाज होता है। अदरक और पुदीना जो है उसका कहवा बना के इस्तेमाल करना शुरू करें। सेकंड जो चीज़ है वो है अपना मोरिंगा। मोरिंगा का इजीली सप्लीमेंट मिल जाता है, नहीं तो मोरिंगा के पत्ते सुखा के उसका पाउडर बना लीजिए, उसके अंदर जो है नीम के पत्तों का पाउडर बना लीजिए, मतलब मिक्स कर लीजिए, और अमरूद के पत्तों का पाउडर लेके वो भी मिक्स कर लीजिए। ठीक है, तीनों का आपने मिक्स करके रख लेना है। और ये जो है आपने सुबह और शाम हाफ टी स्पून प्लेन वाटर के साथ या किसी भी जूस के साथ मिला के जो इस्तेमाल करना है, मतलब पीना है ट्वाइस अ डे। ये रेगुलर बेसिस पे आपने लेना है, इंशाल्लाह फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। सेकंड जो चीज़ है, अमरूद के पत्ते आपने उसको पकाना है, मतलब बहुत सारे पानी के अंदर, वो आपका एक पानी बन जाएगा जिससे आपने अपनी बॉडी को वॉश करना है। अच्छा, कोई टॉपिकल कोई क्रीम, कोई ऐसी चीज़ जो उन्होंने कहा स्कार्स हो गए, निशान हो गए, उसको ठीक अच्छा, है? उसके लिए ज़रूरी है कि जैसे आप सबसे बेहतर जो है आपका सिरका, उसके वाइट वाला जो सफ़ेद सिरका होता है उसमें मिला लें आप शहद। शहद के साथ आपने मिलाना है नीम ऑयल। 3 चीज़ें हो गई, सिरका, शहद, नीम ऑयल और अपना यूकलिप्टस ऑयल। ठीक है, ये चारों चीज़ें मिला के आपने, जैसे 1 चमचा आप शहद लिया, 1 चमचा सिरका लेंगे, सफ़ेद सिरका, यूकलिप्टस ऑयल 1 टीस्पून लेंगे और नीम ऑयल जो है वो भी 1 टीस्पून लेंगे। यानी कि सफ़ेदे का तेल, सफ़ेद, ऑडियंस के लिए। ठीक तो है। उसके ये सारा मिला के जो है ना, आपने अब रात को सोते वक्त लगा लिया, लेकिन शहद लगाते हुए थोड़ा सा आपको होते तो कम से कम 1 घंटा लगा। 1 घंटा लगाएंगे तो उससे इंशाल्लाह आपको वो स्किन भी Infection नीट हो भी जाएगी खत्म, और बिल्कुल। इन्फेक्शन भी, क्योंकि शहद एंटी इन्फ्लेमेटरी भी और इन्फेक्शन को भी ख़त्म करता है। एक और कॉलर भी है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। ये डॉक्टर इस्रा से बात करनी है। जी डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, अपना जी, नाम अस्सलाम बताइए। वालेकुम। मैं रिफत बात कर रही हूँ। जी रिफत साहिबा कहिए। मेरा बेटा है, जॉब करता है, तो उसको है ना गर्मियों में गर्मी वाला नजला होता है, सर्दियों में ना सर्दी, यानी क्या रहता है नजला। ठीक और है। अभी ये ना गर्मी है और उसको इतनी खींचे आएंगी, जैसे उठेगा ना उसको खींचे आनी शुरू हो जाती है और फिर रात तक सही हो जाता है। अच्छा अच्छा, ये नाक से बलगम वगैरह ना आपके वो आपके निकालता है। आपके बच्चे के बाल सफ़ेद तो नहीं हो रहे? उसके ये जो दाढ़ी है ना, उसके बाल सफेद हो गए। उम्र कितनी है? 30 साल 29-30 साल होगी। ठीक है। मुझे ना जब मेरी पूरी बात सुन लेंगे ना, फिर टीवी पे सुनूंगी मैं आपको। जी जी, आप पूरी ठीक है। बात कर लें। ओके राइट, तो आपका मसला सुन लिया। आप जब तक टीवी तक जाइए तब तक मैं एक और कॉलर शामिल कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। कौन है हमारे साथ? मैं इकराम मुल्तान से बात कर रही हूँ। हाँ जी, कहिए। मुझे ये पूछना था कि अगर किडनी में स्टोन हो, एक साइड की लेजर ट्रीटमेंट हो चुकी है और राइट साइड की ट्रीटमेंट में वो कहते हैं शुआएं लगाई जाएंगी, स्टोन बड़ा है, क्या आया हमारे किडनी के लिए ये चीज़ सेफ है? अगर सेफ है तो इसके साथ हमें क्या परहेज करना चाहिए कि दोबारा पथरी बन सकती है कि नहीं? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मुझे ये पूछना था कि अगर जैसे हम लोगों की किसी की भी पेन होती है पूरे बॉडी में, तो जो हम पैनाडोल खाते हैं, इसके अलावा कोई इसका ऑल्टरनेट जो कि हम रूटीन में खा सके ताकि हमें पैनाडोल इस्तेमाल ना करनी पड़े? और शुगर के लिए, कोई सिस्टर को शुगर है, हाई रहता है, कुछ छोटी सी रेमेडी बता दें डॉक्टर ईसा। अच्छा, ठीक है। ये छोड़िए, बहुत बड़ा शुगर का मसला है, लेकिन आप इसकी छोटी सी रेमेडी पूछ रही हैं। बाकी दर्द के हवाले से हम बात करें, आपके तीनों सवाल नोट कर लिए मैंने, और इससे पहले जो कॉलर थी उनके हवाले से भी हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मिलेंगे ब्रेक के बाद जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। एंड काफ़ी सारे सवाल आपके मेरे पास नोट हैं। दर्द के हवाले से हम बात कर रहे हैं और कॉलर थी ईसा भाई, उन्होंने कहा कि उनका बेटा है और तकरीबन 30 साल उनकी उम्र है। हाँ, सर्दी गर्मी में फ्लू रहता है। हाँ, एक तो मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ क्योंकि लोगों को अमूमन पता नहीं होता, नज़ला ज़ुकाम वो एक ही चीज़ समझते हैं, ठीक, हालांकि दोनों फ़र्क है। ओके। नज़ला वर्ड नुज़ूल से, अल्लाह कहता है ना हमने नाजिल किया, तो जो नीचे गिर रहा है ये नज़ला है, और जो अंदर गिर रहा है वो ज़ुकाम है, जो जमा हो रहा है वो बलगम है। तो इनको दोनों है। नज़ला जब बाहर गिर रहा है और ज़ुकाम अंदर गिर रहा है तो उससे जिंक कम होता है बॉडी का, तो बाल सफ़ेद होने लगते हैं, इसलिए मैंने सवाल किया था। तो ऐसे बच्चे के लिए आप ये, मैं अमूमन क्योंकि ये इसकी बुनियाद पहली बात तो एलर्जी है, ये सुबह उठकर छींके मार रहे हैं और ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो बेस्ट ये है घर में बनाने के लिए आसान। आप क्या करें कि गुलमंडी 20 ग्राम ले लें, उनाब 20 ग्राम ले लें, गुले बनफशा 20 ग्राम ले लें, गुले गावजमा 20 ग्राम ले लें, 4 चीज़ें हो गई। 5वीं सौंफ ले लें। इसका आप पाउडर बनाएं चाय की पत्ती की तरह मोटा, और सुबह 1 चमची सुबह कप पानी में डाल के कहवा बनाएं, नाश्ते के बाद पिला दें, अगर कुछ मीठा डालना है शहद वहद, और 1 कप इसको रात को खाने के बाद पिला दें। तो इससे 3 मसले हल होंगे। एक तो वो जो रूट कोज है एलर्जी, दस्त से ये छींके वगैरह भी आना, सेकंड उसकी अपनी जो प्रॉब्लम है, और अंदर जो बलगम वगैरह जमा हुआ है ये भी। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी बेहतरीन रेमेडी, आपने इसे नोट कर लिया होगा। अच्छा, जो दूसरी कॉलर थी उनके 3 सवाल थे उनमें, पहले वो कहती हैं कि शुगर के लिए बड़ा मसला है लेकिन कोई छोटी सी रेमेडी दे दें। छोटी सी रेमेडी तो बहुत ही आसान है, और मैं बहुत ही आसान वाली बताऊं कि आम के पत्ते, ठीक है, जो कि गिरे हुए हों, राइट, ठीक है, वो जमा कर लीजिए। उसके अलावा आप जामुन की गुठली ले लीजिए, ओके, दोनों का सफ़ू बना के रख लीजिए, ये बेस्ट है। इसलिए कि बाकी जो चीज़ें बताते फिर उसमें आपको शुगर को चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ये सिर्फ 2 चीज़ें हैं, इनको तो आपने सुबह शाम खाना है। 1 टीस्पून मेथी दाना 1 चमचा रात को भिगो दीजिए, सुबह वो पानी पी लीजिए 1 कप, सुबह भिगो दीजिए, तकरीबन 7 से 8 घंटे भीगना चाहिए, और शाम को वो पानी 2 मरतबा लेना है, सुबह और रात में। ठीक ठीक है, तो वो आप शुगर देखेंगे कुछ ही दिनों में, अब वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। ओके, इंशाल्लाह। लेकिन अभी आप जो भी मेडिसिन या इंसुलिन ले रहे हैं वो आपने नहीं छोड़नी है, वो आपने जो है वो साथ साथ लेते रहना है। अच्छा, इन्हीं का एक और सवाल था कि जिस्म में दर्द रहता है ईसा भाई, मतलब मतलब जो हम दर्द की दवा लेते हैं उसके अलावा कोई ऐसा एनाल्जेसिक जो जिस्म के दर्द पे एक चीज़ याद आ गई, क्या कोई शायरी? ईसा इब्ने मरियम हुआ करे कोई, वाह, मेरे भी दर्द की दवा करे कोई। करेक्ट, वाह। सो मैं एक ऐसी रेमेडी बता रहा हूँ जो 18 साल से लेकर, ठीक है, और 100 साल की लड़कियां इस्तेमाल कर सकती हैं, राइट, हर दर्द के लिए, ओके, और सर से लेकर पाँव के दर्द के लिए, घुटना, कमर, सर्वाइकल, जादुई नुस्खा। हाँ हाँ, जबरदस्त, अल्लाह के हुक्म से। आपने क्या करना है, 50 ग्राम लेना है बादाम, राइट, 25 ग्राम लेना है गोंद कतीरा, 2 चीजें हो गई। तीसरा 25 ग्राम इसमें मूसली डाल दें, बादाम, गोंद कतीरा और मूसली 25 ग्राम, 25 ग्राम, 25 ग्राम इसगन नागोरी डाल दें, बस 4 डाल दें। वैसे एक 5वीं चीज सिंगाड़ा 15 ग्राम। तो ये चीजें 5 का पाउडर बना के घर में रख लें। दर्दों का इंतजार नहीं करें, ये हड्डियों के लिए भी बेहतरीन है, विटामिन डी के लिए भी बेहतरीन है। रूटीन में लेना है, आधी चमची सुबह शाम, 18 से लेकर 25, ओके, और 25 से 100 वाली 1 चमची, ठीक है, 18 से 25 हाफ, आधी, आधी, और 25 से लेकर 80 साल वाली लड़कियां 1 चमची सुबह शाम, ओके, लड़के लड़की दोनों। ठीक है। अब ये आपने अपने दिल से फतवा लेना है कि आप कितने साल के हैं, और फिर उस हिसाब से आधा और 1 चम्मच आपने डिसाइड करना है, ठीक है। एक कॉलर भी है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
जी हेलो, जी जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं शबीना बोल रही हूँ। जी शबीना साहिबा कहिए। मेरे को इतनी खुशी हो रही है, मेरी कार्ड मिली है तो मुझे बात ही नहीं करी जा रही। अरे मैं हाँ, डॉक्टर ईशा और डॉक्टर उमर आई को तकरीबन समय से देखती आ रही है। अच्छा माशाल्लाह। मुझे इतनी ख्वाहिश थी कि उनसे बात करूं, मेरी पहली दफा पूरी हुई है। अच्छा टीवी की आवाज़ बंद कर दें और फिर आप तसल्ली से दोनों से बात करें। हाँ टीवी की आवाज़ बंद करें। डॉक्टर मैं मुझसे बात भी नहीं की जा रही, आपका यकीन जाने में आपको अपनी तकलीफ भी नहीं बता पा रही कि मुझे क्या तकलीफ है। मुझे इतनी खुशी है कि मुझे डॉक्टर ईशा आपका नंबर मिल गया और इतनी खुशी हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। अरे मेरी बहन, आप मुझे बिरयानी की ऑफर करें, मैं अभी घर पहुंच जाऊंगा। आपको तो मेरा पता ही नहीं है। अल्लाह आप लोगों को जिंदगी दे, सेहत दे। मैं आपसे बहुत ज्यादा ही मोहब्बत करती हूँ, बहुत ज्यादा। माशाल्लाह। मैं आपको तकरीबन समा पे इतना देखती थी, मैं आपको कोई बुरा नहीं करती, अभी भी मैं आपको देखती हूँ। आज मेरा बेटा घर में था, मैंने बोला कार्ड मिला दो, मेरे नसीब से कार्ड मिल गई। मैं शुगर की पेशेंट हूँ, मुझसे चला भी नहीं जाता, वेट इतना बढ़ गया। 3 साल हो गए, मेरे शोहर का भी इंतकाल हो गया। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत। इसके कारण मैं इलाज भी नहीं कर पा रही, बहुत ज्यादा परेशान हूँ, तकलीफ है मुझे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। बताइए क्या क्या तकलीफ है बहन? मुझे शुगर है, सबसे बड़ी डॉक्टर, मुझे जोड़ों में चला नहीं जाता, कमर ऐसी है कि मैं चल नहीं सकती, सांस फूलना शुरू हो जाती है, मेरी बहुत बढ़ गया है, 100 तक मेरा वजन हो चुका है। अच्छा इसकी तकलीफ है, वो पैर सुन रहते हैं, मुझसे चला नहीं जाता। आप कहाँ रहती हैं? मैं कोरंगी में रहती हूँ, 6 नंबर। अच्छा अब आप सुने, अब गौर से सुने। सारी बीमारियां आपकी सही हो सकती हैं, काम छोटा सा करना पड़ेगा। आपने जहां फोन किया है वो भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं वो आपको मेरा नंबर दे दें। आपका इलाज जब तक बीमारी चलेगी ना, मैं करूंगा फ्री में, मैं टोटका आपको नहीं देने वाला, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें जमा कर चुकी हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए आपका इलाज हम करेंगे। हाँ मेरे को यही मसला था कि मैं आपको एक दफा दिखाना था। अरे हो गया ना मेरी बहन, नंबर वो दे देंगे मेरा, आप मुझसे रब्ता करें, हर महीने दवाई आपके घर पे पहुंचेगी, एक दफा मेरे पास आना है। माशाल्लाह, राइट। अच्छा अच्छा, आप मैं एक और आप कॉल कट मत कीजिएगा बात करने के बाद भी ना, ताकि कंट्रोल रूम आपका भी नंबर ले ले और आपको नंबर भी दे। जी साहब भाई कहिए आप क्या? नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि ये उनको नंबर दे, मैं पर्सनल देना चाह रहा हूँ, मैं पर्सनल यहाँ नहीं दे सकता। ठीक है, ओके। मेरी- तो आप कंट्रोल रूम से रिक्वेस्ट है इनकी इजाज़त से कि ईसा भाई मेरा का पर्सनल नंबर जो है, पर्सनल नंबर, वो आप शबीना साहिबा को दे दें। और ये देखिए अल्लाह ताला जो है वसीले बनाता है। अभी आज ये जा रहे हैं, तो अगले फिर 2 महीने तक बात नहीं हो पाती, लेकिन अल्लाह ने आपके लिए आसानी कर दिया आज। एक और कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा ओके राइट। अच्छा मैं वैसे थोड़ा सा ये भी कर दूं, मैं जा तो रहा हूँ न्यूयॉर्क, लेकिन 8 दिन के बाद मैं वहां से क्लिनिक करूंगा। ओके, स्क्रीन पे होता हूँ, मेरे पेशेंट होते हैं, ठीक है। तो मेरे पेशेंट परेशान नहीं है। वर्चुअल क्लिनिक हो हाँ जाएगा, हाँ, तो कोई मैं टेंशन लोगों से वही स्क्रीन के थ्रू आपके लिए अवेलेबल होंगे, आप देख सकेंगे और आप सुन बात कर सकेंगे, सकेंगे, राइट। वैसे ही बात। अच्छा अब जिस तरह अभी ईसा भाई ने बताया कि एक ये पाउडर बना के आपने इस्तेमाल करना है बॉडी एक्स के लिए, और मैं आप क्या सजेस्ट करेंगी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप रूटीन में रखें, क्योंकि अक्सर ख़वातीन में ये ज़्यादा बहुत होता है, लिथार्जिक होती हैं, सुबह उठती हैं। अच्छा इस जिस्म के दर्द की वजह से मूड ख़राब होता है, घरों में झगड़े हो जाते हैं कि जी मुझसे तो काम ही नहीं हो रहा, वक्त पे कोई काम नहीं हुआ, चीज़ें नहीं हुई, सो इसका क्या हल है? अच्छा इसका जैसे ईसा भाई ने जो चीज़ बताई है वो तो आपका एक तरह से समझ लें कि जो आपकी बॉडी के अंदर कमी हो जाती है किसी भी चीज़ की, उसकी वजह से जो पेन हो रहे हैं वो दूर हो जाएंगे। बट जो उन्होंने कहा एक ऐसी कोई मेडिसिन जैसे हम खा रहे होते हैं डिफरेंट टाइप के पेन किलर्स, उसका ऑल्टरनेटिव जो है कोई चीज़ हो, आपने सौंठ लेनी है, ड्राई जिंजर लेनी है, काली मिर्च लेनी है और हल्दी, तीनों चीज़ें आपने हम वज़न लेनी है। इसका पाउडर बना के रख लेना है और 1/4 चमची सुबह और 1/4 चमची शाम को खानी, ओनली फॉर 7 डेज, जब आपको किसी भी तरह का पेन शुरू हो। ठीक है, ये एज अ पेन किलर आपने खाना है, इसको ज़िंदगी भर नहीं खाना, ओनली फॉर 7 डेज आपने खाना है। इंशाल्लाह शुरू में ही आराम आना शुरू हो जाता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पेन होता रहता है तो 7 डेज, वरना 3 डेज बहुत होते हैं। ओके राइट। तो आपने इसको इस तरह से इस्तेमाल करना है। इसे भाई किडनी में एक में स्टोन था, ठीक है, अब राइट साइड पर भी पता चला है कि किडनी में स्टोन है, साइज उसका बड़ा है, अब डॉक्टर ये कह रहे हैं कि शुआएं लगानी पड़ेंगी। कॉलर भी ले लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहिबा को और डॉक्टर ईसा साहब को सलाम कहूँगी। वालेकुम अस्सलाम।
जी, मैंने मैडम से ये सवाल करना है कि मुझे दोपहर और रात को जब मैं खाना खाती जी। हूँ तो मेरे फेस के ऊपर सिर्फ ठंडे पसीने आते हैं और मुझे घबराहट शुरू हो जाती है। ये कैफियत तकरीबन 5 से 4 मिनट तक की होती है, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाती है कंडीशन। ठीक है, राइट, पूछते हैं हम। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी उमें रिस्पॉन्स कर दीजिए। अच्छा देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि कुछ खाती है और ठंडे पसीने आ रहे हैं, या तो इनको बेल्चिंग हो रही है, खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। जो भी चीज़ जैसे लाइक स्पाइसेस अगर हम खा रहे हैं, या एक चीज़ जो हमारी सुन्नत का तरीका है, खाना प्रॉपर चबा के खाना चाहिए, उसका एक ख़ास तरीका इस पर बैठ के खाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, खाने से पहले आप अगर बीपी नॉर्मल है इनका, खाने से पहले एज लाइक सुन्नत की तरह एक नमक की चुटकी जो है वो पहले चख लें, उसके बाद ये खाना शुरू करें। खाने के बाद इन्होंने पानी नहीं पीना है, खाने के दौरान जो है बहुत उसको चबा के बहुत अच्छी तरह से खाना है, और जो बादी वाली चीज़ें होती है वो इनको नहीं खानी है। Right. अगर इनको ऐसा मसला हो रहा है कि खाना खाते इनको हैवीनेस फील होती है, बेल्चिंग होती है, तो इनको सिर्फ एक 4 से 5 दाने जो अजवाइन के वो फौरी तौर पर अगर खा लेंगी तो इनको ये तमाम कैफियत नहीं होंगी। राइट, एक और कॉलर भी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, मैं गाजियाबाद से तायरा बात कर रही हूँ, लाहौर से। जी तायरा, आप ठीक हैं? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मेरे ना सर में दर्द रहता है, चक्कर आते हैं मुझे। अच्छा, ओके। और आधे सर में होता है या पूरे सर में दर्द रहता है? कभी आधे को आ जाता है, कभी पूरे को आ जाता है, चक्कर भी आते हैं, मेरा आ जाता है, भूख नहीं लगती, ठीक है, घुटनों में दर्द रहता है अक्सर। ओके, राइट। बहुत बहुत जी आपका सवाल मैंने नोट कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि चक्कर आने लगते हैं, सर घूमता है, एकदम से लोग फेंट हो जाते हैं, कोलैप्स भी कर जाते हैं। ये सर का दर्द इतना ख़तरनाक है। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में इसका क्या ट्रीटमेंट मौजूद है, इसके अलावा किडनी के हवाले से भी इंशाल्लाह ईसा भाई आपको बताएंगे। राइट आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहेगा जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दर्द जो जिसम में आपके मुख्तलिफ हिस्सों में होते हैं, अल्टरनेटिव मेडिसिन में क्या हल है, इस पर हम बात करें। आपकी कॉल्स भी हम शामिल करें, आपके सवालात के जवाबात, ये मेरी मेन प्रायोरिटी है कि उनको हम कवर कर सकें। सो किडनी के हवाले से ईसा भाई बात हो रही थी। किडनी के हवाले से जो साइज़ बता रही हैं, पहले तो उनका ये डर निकाल दूं कि लेज़र भी एक इलाज है। ठीक है। और लेज़र या जो ऑपरेशंस होते हैं, लोग अमूमन डरते हैं, जैसे मोतिया का ऑपरेशन होते हैं। देखिए, ये टेक्नोलॉजी अल्लाह ताला ने इंसान को सोच दी, उस पर उसने वर्कआउट किया। मेडिसिन पे इख्तलाफात हो सकता है कि भाई इसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं, ये तो ये करा सकती हैं। अच्छा, इन्होंने सवाल किया बार बार बनती है, जाहिर बात है, मट्टी है तो पत्थर तो बनते ही हैं किसी किसी के। तो आप क्या करें कि अपने पानी का इंटेक अच्छा रखें, और जब भी बुट्टे का मौसम आए तो तकरीबन 10-15 दिन हर सीज़न में आप क्या करें, 1 गिलास पानी में थोड़ा सा भुट्टे के बाल डाल के उसका कहवा बनाकर और छान कर उसको पिया करें 10-15 दिन। तो ये बनने वाला अमल आपका रुक जाएगा। ट्रीटमेंट हमारे पास भी है, ट्रीटमेंट वो भी है, चॉइस आपकी है कि आप क्या कराना चाहिए। दूसरा, एक बहन ने सवाल किया था, मैं उस पर जवाब देना चाहूँगा। उन्होंने कहा जी मुझे सर में दर्द है, चक्कर आते हैं। अच्छा, यहाँ क्या मसला है, क्योंकि अमूमन पेशेंट जब आता है ना तो वो यही कैफियत बताता है कि मुझे सर में दर्द है। हम डायग्नोज करते हैं, डॉक्टर का काम है डायग्नोज करना। अच्छा, तो अब बहुत सारे लोग यूँ समझ लें 80% गलत बता रहे होते हैं, क्योंकि उनको सर में दर्द है लेकिन होता माइग्रेन है। माइग्रेन की निशानियां हैं 4-5, उनमें से 2 चीज़ें होना लाजिम है। क्या हो सकता है, आपको अगर माइग्रेन होगा वो भी सर का दर्द ही है, मगर यहाँ प्रेशर बिल्ट होगा। ठीक है। पहले लोगों को पता था कि आधे सर का माइग्रेन होता है, नहीं, माइग्रेन यहाँ भी हो सकता है, माइग्रेन यहाँ भी हो सकता है, माइग्रेन। लेकिन उसमें क्या होगा कि आपको वोमिटिंग फील होगी, नंबर 2। नंबर तीसरा, रोशनी आपको बुरी लगेगी, शोर बुरा लगेगा, और दर्द बढ़ जाए तो शोर बुरा लगेगा। तो ये माइग्रेन के मसले हैं बेटा। ठीक है। जब तक नोजिया नहीं हो तो वो उल्टी नहीं हो। भी मसला नहीं है, माइग्रेन का माइग्रेन में होता है, तो मतलब मेरी बीवी को भी है। तो ये जो मसाइल है। अच्छा, आप करेंगे क्या करना है? माइग्रेन है अगर इमीडिएटली खत्म करना है, 1 मिनट के अंदर ठंडे पानी में दोनों हाथ डाल दें, माइग्रेन गायब। अच्छा, फ्रीजर का पानी, ठंडा पानी हाथ डालें, हाँ, बस खत्म, सर का उसी दर्द वक्त। अच्छा, अगर दूसरी दवाई लेना चाहें तो 1 कप पानी में आधी चमची अदरक का पेस्ट। राइट। ये सर दर्द और माइग्रेन दोनों में। ओके। 1 कप पानी में आधी चमची अदरक का पेस्ट और 1 उसमें लौंग, उसमें चुटकी नमक, इसका कहवा बना के पिए। कब बाद में खत्म होगा,
सर का दर्द पहले खत्म। क्या बात है, कमाल हो भेज गया। दिया ना किचन में, फिर भी आप कहती हैं महंगे हैं। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम। जी, कौन बात करें? अस्सलाम वालेकुम, मैं इनायत बात कर रहा हूँ। जी इनायत, कहिए क्या पूछेंगे? जी डॉक्टर साहब से बात करनी है मुझे। जी सवाल कीजिए, सुन रहे हैं आपको। डॉक्टर साहब मुझे हेपेटाइटिस बी भी है, डी भी है, 26 साल से। इस दौरान से काफी ट्रीटमेंट कराए, इंजेक्शन, टैबलेट, बस 1 साल करता हूँ, बेहतर हो जाते हैं, फिर 6 महीने के बाद टेस्ट कराओ, फिर बढ़ जाता है। यही चल रहा है 26 साल से। इसके लिए जो है, अच्छा उम्र क्या है आपकी? 39। कोई और बीमारी तो नहीं है इसके अलावा, शुगर, ब्लड प्रेशर और कोई चीजें? नहीं कुछ भी नहीं है, यही बस। सारे क्लियर आते हैं, बाकी ठीक है। ये इंजेक्शन ही लगाता हूँ 15 महीने। अब लास्ट टाइम ये हुआ कि 15 डॉक्टर साहब ने कहा 1.5 साल लगेगा इंजेक्शन है, तो 15 वाले टेस्ट कम होते जा रहे, तो आखिर में CPR जो है बढ़ गया, फिर ट्रीटमेंट खत्म कर दिया डॉक्टर ने, कहा अभी बाद में छोड़ देना। अच्छा बेटा, इसका ये है कि आपकी क्योंकि उम्र बहुत छोटी है, तो मैं मुनासिब समझूंगा कि आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। नेचुरोपैथी में इसका बड़ा ज़बरदस्त इलाज है, यानी कि नेचुरोपैथी हम कहते हैं हर्बलिस्ट को। इसमें डॉक्टर ईसा का होना ज़रूरी नहीं है, कोई भी अच्छा हकीम हो, आप दवाई लें और दूसरा रिपोर्ट अपनी करंट लेके जाइएगा, ताकि वो आपके सारे रिपोर्ट को देखते हुए मेडिसिन बनाए, ठीक है। क्योंकि टोटके में लंबा टाइम लगता है, तो बेहतर है आप इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। Right. और गन्ने का जूस खूब पिए। अच्छा, गन्ने का जूस, क्योंकि अभी इनको डायबिटीज गर्मी का है भी भाई। मसला नहीं है, आप नहीं उसको नहीं, आराम गन्ने से। का जूस आधा इलाज है। ओके, तो वो आपने इस्तेमाल करना है। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम, क्या हाल है मैडम? अल्हम्दुलिल्लाह, कौन बात कर रहे हैं? कैसे हैं? मैंने डॉक्टर ईसा से बात करनी थी, मेरी में मिसेस को कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है। ठीक है, मैंने कल रिपोर्ट कराई है ओके और ज्यादा है दोनों ही, और इससे मैंने बात करनी थी। ठीक है। मैं उनको रिपोर्ट बताता हूँ कौन क्या है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। हम कोलेस्ट्रॉल 265 है ओके, और यूरिक एसिड 11/3 है। 11/3? यूरिक एसिड। ओह, एडियो में दर्द होता है उनकी बहुत? हाँ जी, होता है, टांगों। और टांगों में भी बहुत, सिस्टम में बहुत। हाँ हाँ हाँ। यार वैसे तो देखें, आप इसका ट्रीटमेंट कराएं प्रॉपर। मैं आपको रेमेडी भी बता देता हूँ, लेकिन क्योंकि फीमेल में 6 नंबर से ज़्यादा होता नहीं है, मेल में 7 से होता नहीं है। हमारी बहन 11 पे खड़ी हुई है, फिर भी चल रही है। अरे मौजा है भाई, मौजा है, अल्लाह का हाँ, बड़ा आप करम उनका है। ख्याल मैं बताता करें, हूँ। उनको आराम भी करवाइए इस कंडीशन में, क्योंकि ऐसी कंडीशन में बहुत मुश्किल हो जाता है रूटीन को फॉलो करना। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। इसे भाई आप रेमेडी बता दें। फिर जिस्म में ख़वातीन में खून की कमी से भी दर्द होता है, वो फिर मैं उनमें से पूछती हूँ। लिपिड प्रोफाइल देखें, ये 200 जब नंबर आते हैं ना, तो यूं समझ लेंगे सिग्नल जो है उसकी लाल बत्ती जल गई है। ठीक अब है। आप गाड़ी नहीं चला सकते, अब 200 से भी ऊपर है और गाड़ी भी चल रही है, तो ये प्रॉब्लम करेगा। फिर बैड कोलेस्ट्रॉल भी देखना पड़ेगा। तो दूसरा फिर यूरिक एसिड, सोने पे सुहागा ये है। अब यूरिक एसिड की वजह से मेडिसिन तो दोनों की इनको लेनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन आप क्या करें कि यूरिक एसिड की वजह से बड़ा गोश्त बिल्कुल बंद कर दें। लाल मसूर की दाल, वैसे तो सारी दालें होती है, लेकिन स्पेशली लाल मसूर की दाल, लोबिया, सब्जियों में लाल चुकंदर, इस तरह की चीज़ें बंद कर दें और इनकी फौरन मेडिसिन लें, चाहे किसी से भी लें। ठीक है। बहुत नंबर बढ़े में कोलेस्ट्रॉल की भी दवाई आपको लेनी पड़ेगी। और मीन टाइम पर आप कोलेस्ट्रॉल के लिए ये कर सकते हैं कि आपने अदरक लेना है जो घर में फ्रेश होता है, और लहसुन आपने लेना है जो आपके घर में फ्रेश होता है। फिर दालचीनी आपने लेनी है। ये 3 चीज़ें साथ में रखें। 1 कप पानी में थोड़ा अदरक, थोड़ी लहसुन और थोड़ा दालचीनी, इसका कावा बनाएं। जब कावा छान लें तो इसमें चंद पत्ते जो है पुदीने के डालकर और सुकून से पिएं, लेकिन इलाज फिर भी करना पड़ेगा। राइट, इलाज फिर भी करना पड़ेगा। वक्त मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया है, लेकिन ये जो खून की कमी है, जिस्म में जो सूजन आ जाती है, इसके बड़े प्रॉब्लम्स अलग हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इसको कंटिन्यू करेंगे। इंशाल्लाह फिर उनमें से दरख्वास्त करेंगे कि ज़रूर उस प्रोग्राम का हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर ईसा हमारे साथ मौजूद थे, उनमें आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।